बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सलमान ने कहा, 2 रोज़ पहले मैं कभी तुमसे और कभी सिस्टर से बातें कर रहा था। जब मैं तुम्हारे पास आता था तो उस वक्त मरीना आई होगी। तुमने मेरी मौजूदगी के बायस उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया होगा। जी हाँ, मरीना ने ऐसे ही किसी मौके से फ़ायदा उठाया है। बहरहाल जो होना था वो हो गया। मरीना से जो बाजी जारी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आइंदा वो मेरे करीब भी नहीं फटकेगी। आप मामा को ये बातें बता दें। सलमान चला गया। मरीना मौजूद रही। पारस ने पूछा, अंकल आप मौजूद हैं? उसे जवाब नहीं मिला। उसने पूछा, आप खामोश क्यों हैं? दूसरी बार भी जब जवाब ना मिला तो उसने सांस रोक ली। वो उसके दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गई। अपनी खामोश हरकतों से मज़ीद तस्दीक कर ली कि पारस उसकी सोच की लहरों को महसूस करता रहा है और अब भी करता है। उसे गुस्सा आ रहा था और वो ख़ुद को समझा रही थी, हमाकत मेरी है। मैं पारस को हासिल करके खुश हो गई थी। ये भूल गई थी कि वो फरहाद जैसे बदमाश का बेटा है और सोनिया से मक्कारियों की सनद ले रहा है। मुझे इस ख़ानदान से दूर ही रहना चाहिए। उसने सोचने के दौरान आईने को देखा तो ख़ुद को मारिया के रूप में पाया। उसने पारस को हासिल करने के लिए ही ये रूप इख्तियार किया था। मंजिल करीब थी, बस एक ज़रा सा काम रह गया था। मारिया को हलाक करके उसकी लाश को कहीं छुपाना था। फिर पारस अपनी तमाम तर्जहानत और मकारियों के बावजूद ये पहचान ना पाता कि उसकी आगोश में मरीना है और वो उसे मारिया ही समझता रहता। बला से वो कुछ ना समझता मगर मरीना के अरमान पूरे होते रहते। वैसे वो अब पहले जैसी दीवानी नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि एक बार पारस के करीब जाते ही उसे असाबी कमज़ोरी में मुब्तला करेगी, फिर उसे तारीक कैद खाने में उस वक्त तक रखेगी जब तक ये तस्दीक ना हो जाए कि वो दिमागी तौर पर ग़ुलाम बन चुका है और किसी टेलीपैथी जानने वाले ने उसके तनवीमी अमल का तोड़ नहीं किया है। वो अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए आधी रात को मारिया के दिमाग में पहुंची। वो सो रही थी। मरीना की हिदायत पर जाग गई। बिस्तर से उठकर गर्म लिबास और कैनवस शूज़ पहने फिर ख्वाबगाह से बाहर आकर बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए किचन में आई। पिछला दरवाज़ा खोलकर पाएं बाग में पहुंची। इहाते का पिछला गेट मुकफ़ल था। वो आहनी गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। रिहाइश गाह की पिछली गली वीरान थी। आगे कुछ फासले पर एक कार खड़ी हुई थी। उस कार की स्टीयरिंग सीट पर मरीना बैठी हुई थी। गली में अंधेरा था। उसने कार के अंदर भी तारीकी रखी थी क्योंकि वो मारिया की हमशक्ल बनी हुई थी और यह नहीं चाहती थी कि जाए वारदात तक पहुंचने से पहले असली मारिया अपनी डमी को देखे। असली मारिया चलती हुई कार के करीब आई। अगला दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अगली सीट पर आकर बैठ गई। तब मरीना ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। मारिया को यूं लगा जैसे नींद से बेदार हुई है। उसने चौंक कर अंधेरे में मरीना को देखा, फिर पूछा, मेरी दोस्त नैन्सी, मैं यहाँ कैसे आ गई? मरीना ने उससे दोस्ती करते वक्त अपना नाम नैन्सी बताया था और वो गहरे अंधेरे में उसे पहचान कर उसका नाम ले रही थी। मरीना ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुमने ये कैसे जान लिया कि मैं तुम्हारी दोस्त नैन्सी हूँ? वो हंसते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जहरीली हूँ। मेरी जहरीली हिस्स बता देती है कि जिसे मैंने रोशनी में कभी देखा था वही तारीकी में आया है। मैं अपने पारस को भी इसी तरह अंधेरे में पहचान लेती हूँ। मरीना ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारा पारस भी किसी को अंधेरे में पहचान सकता है? ज़रूर, क्यों नहीं, हम दोनों जहरीले हैं। हम दोनों की फितरत एक ही है। मरीना का कलेजा धक से रह गया। चश्मे ज़दन में ये वाज़े हो गया था कि पारस होटल के 707 और 712 नंबर के कमरों में असल मरीना और उसकी डमी को साफ तौर से पहचानता रहा। जैसे अभी मारिया चेहरा देखे बगैर, आवाज़ सुने बगैर मरीना को पहचान गई थी। वो मक्कार भी पहचान कर अनजान बना रहता था। उसने शदीद हैरानी और परेशानी से सोचा, ओ गॉड, ये फरहाद का बच्चा है या शैतान का बच्चा? मैं फिर एक बार धोखा खाते खाते बच गई हूँ। नहीं, अब धोखा नहीं खाऊंगी। कोई कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचूंगी। अगर मैंने मारिया को हलाक किया तो हो सकता है उसकी हलाकत मेरी हलाकत का सबब बन जाए। मुझे सांपों की मन घड़त कहानियों पर यकीन तो नहीं है, मगर ये सब कहते हैं कि नागिन को मारो तो नाग पीछा नहीं छोड़ता। नहीं, अब मैं पारस को अपने पीछे नहीं लगाऊंगी। ये सोचकर उसने मारिया के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे कार से बाहर भेज दिया। दरवाजे को बंद किया, फिर कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गई। पीछे से मारिया की आवाज़ आ रही थी, नैन्सी गाड़ी रोको, ये तुम मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो?
वो कार की रफ्तार बढ़ाती हुई दूर निकल गई। उसके दिमाग में आंधी सी चल रही थी। वो तेजी से हिसाब कर रही थी कि पारस की पहली मुलाकात से लेकर अब तक वो कितनी बार सोनिया के शिकंजे में फंसते फंसते रह गई। अब तक मुकद्दर से बचती रही, फिर भी अकल नहीं आई। पारस को अपना ताबेदार समझती रही, फिर भेद खुला कि पारस को ताबेदार बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद भी खुशफहमी थी कि मारिया के रूप में करीब जाकर उसे आसाबी कमजोरी में मुब्तला करेगी, फिर एक बार उसे गुलाम बनाएगी। लेकिन तकदीर ने फिर उसका साथ दिया। मारिया की जुबान से पता चला कि वो आइंदा एक बार भी पारस के करीब जाएगी तो वो उसकी असलियत पहचान लेगा। दाना लोग सांप के करीब नहीं जाते। उसने दानाई से आखिरी फैसला किया कि वो अपनी जवानी को आग लगा देगी, मगर भूलकर भी पारस के करीब से नहीं गुजरेगी। हेलीकॉप्टर की तबाही का मंजर काबिले दीद भी था और दीद के काबिल नहीं भी था। ऐसी तबाही आंखों से देखी नहीं जाती, देखने वाले आंखें बंद कर लेते हैं। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि सानी और अली का हेलीकॉप्टर भी डगमगा गया था। दोनों ने लपक कर खिड़की के पार देखा। दूर कोई 3-4 फरलांग के फासले पर एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था। उससे निकलने वाली आग ऐसी थी जैसे जहन्नम के शोले भड़क रहे हों। उनके पायलट ने फौरन ही अपने हेलीकॉप्टर का रुख फेर दिया था। तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर से दूर जाते हुए लासा एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से राबता कर रहा था। वहां से जो रिपोर्ट मौसूल हुई उसके मुताबिक किस्सा यूं था कि जिन ममालिक की हसीनाओं को अगवा करके महल के तहखाने में रखा गया था, उन ममालिक के नुमाइंदे, प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर तैयारों और हेलीकॉप्टरों के जरिए लासा पहुंच रहे थे। ऐसा ही कोई हेलीकॉप्टर किसी फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हो गया था। जो शख्स नया दलाई लामा बनने वाला था वो सानी और अली का बेहद एहसानमंद और अकीदतमंद था। उसने सिर्फ ये देखा कि उसके मोहसिनों का हेलीकॉप्टर दूर पहाड़ी की तरफ जा रहा है। उसके बाद उसने दोनों हाथ जोड़कर अकीदत से सर को झुका लिया था। आंखें बंद कर ली थीं। आंखें चंद सातों के लिए भी बंद हों तो उन चंद सातों में दुनिया का नक्शा बदल जाता है। हालात करवट बदल लेते हैं और वाक़यात बदल जाते हैं। वो अकीदतमंद आंखें बंद रखने के दौरान ये नहीं देख पाया था कि सानी और अली का हेलीकॉप्टर दूसरी समत जा चुका था और तीसरी समत से एक और गैर मुल्की हेलीकॉप्टर आ रहा था जो बाद में हादसे का शिकार हो गया। जब उसने आंखें खोलकर सर उठाकर देखा तो यकीन न आया कि वो हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है और उसके दोनों मोहसिन मारे गए हैं। लेकिन उसे सासान डोगरा की ज़बरदस्त जादुई कुव्वतों का यकीन था और ये यकीन उसके दिमाग में चीख रहा था कि उस जालिम जादूगर ने अपने शैतानी अमल से हेलीकॉप्टर को तबाह किया है और उसके मोहसिनों को मार डाला है। उसने तड़प कर चीख चीख कर पहली बार सासान डोगरा को गालियां दी, फिर चकराकर ज़मीन पर गिर पड़ा। बेचारा अकीदतमंद इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता था। लासा एयरपोर्ट में खलबली मची हुई थी। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर की तबाही के असबाब का अंदाज़ा करने के लिए एक हेलीकॉप्टर में इमदादी टीम रवाना हो चुकी थी। पहले सभी तजब्जुब में थे कि तबाही किस पर आई है, सानी और अली पर या किसी और हेलीकॉप्टर पर। बड़ी देर बाद पता चला कि सासान डोगरा के तिलिस्म कदे की समत जाने वाले सानी और अली महफूज हैं। हिमालय की तराई में गार के अंदर तिलिस्म कदे की भूल भुलैयों में धुएं और दलदल की राह गुजर थी। उस दलदल के पार 6.5 फुट कद का सासान डोगरा एक शैतानी खोपड़ी के सामने खड़ा उस खोपड़ी की आंखों में उस हेलीकॉप्टर को देख रहा था जिसके परखचे उड़ गए थे और जो शोलों में इस कदर घिर गया था कि वहां से सानी और अली जिंदा नहीं निकल सकते थे। वो भी इसी खुशफहमी में था कि सानी और अली का हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। उसके काले अमल के मुताबिक पहाड़ी की समत जाने वाले हेलीकॉप्टर को तबाह होना चाहिए था। उसने अपना अमल मुकम्मल करने के बाद शैतान के सामने सर झुकाया था और आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करता रहा था। जब हेलीकॉप्टर के तबाह होने का धमाका सुनाई दिया तो उसने आंखें खोलकर शैतान की आंखों में देखा। वहां शहर लासा की पहाड़ी के पीछे वो हेलीकॉप्टर तबाह होता नजर आया। वो खुश होकर शैतान की जे कार करते हुए बोला, ए महान भूतनाथ, तू काली ताकतों का सरचश्मा है। ये साइंस वाले अपने इल्म से टेलीफोन और ट्रांसमीटर के जरिए हजारों मील दूर पहुंचते हैं। मैं तेरे अता किए हुए काले इल्म से तिब्बत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता हूं और हजारों मील दूर बैठे हुए दुश्मनों को तबाह कर देता हूं। उसकी दानिस्त में काला अमल मुकम्मल हो चुका था। दुश्मन नाबूद हो गए थे, वो भी ऐसे दुश्मन जो उसकी जान लेने आ रहे थे। वो शैतानी खोपड़ी के पास से चलता हुआ तिलिस्म कदे के दूसरे हिस्से में आया। वहां एक शख्स कांटों के बिस्तर पर लेटा हुआ था। तेज नुकीले कांटे उसके जिस्म में चुभे हुए थे।
फिर भी वो आंखें बंद किए आराम से लेटा हुआ था। सासान डोगरा उसके पास आया, फिर कह कहा लगाकर बोला, महाज्ञानी, तू ज्ञान की बातें करता है। तूने कहा था अली नाम का एक छोकरा मेरी मौत बनकर आ रहा है। उस छोकरे में इतनी पाकीज़गी है कि वो पाकीज़गी मेरे काले जादू की गलाजत को इस तिलस्म कदे के साथ तबाह कर देगी। कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए महाज्ञानी ने आंखें खोल दी, उसे घूर कर देखा, फिर कहा, मुझे आज़ाद कर दे सासान डोगरा। आखिर तू मुझे कब तक अपने काले अमल में जकड़े रखेगा? बेहतर है अपनी ज़िंदगी में मुझे आज़ाद कर दे। मेरे जिस्म से काले अमल के ये कांटे निकाल दे, वरना तेरी मौत के बाद मुझे आज़ादी मिलने ही वाली है। हरगिज़ नहीं। वो पाँव पटक कर धप धप की आवाज़ के साथ इधर से उधर चलते हुए बोला, ना मुझे मौत आएगी, ना तू आज़ाद होगा। जो मेरी मौत लाने वाला था वो फना हो चुका है। सासान डोगरा, तेरी आंखों ने जो देखा गलत देखा। वो जिंदा है, तू झूठ बोलता है। ज्ञानी अपने ज्ञान से बोलता है और ज्ञान कभी गलत नहीं होता। मेरे जिस्म से एक कांटा निकालकर तस्दीक कर ले। वो महाज्ञानी के करीब आया, फिर उसके जिस्म से एक कांटे को बाहर खींच लिया। महाज्ञानी ने कहा, देख, इस कांटे में मेरे बदन का खून नहीं है। इसका मतलब है उन दोनों का खून नहीं हुआ है। वो पाँव पटक कर बोला, यह कैसे हो सकता है? क्या मेरे शैतान गुरु ने मुझसे झूठ कहा है? तूने शैतान की आंख में एक हेलीकॉप्टर को तबाह होते देखा, मगर आंखें बंद करके मंतर पढ़ते वक्त ये ना देख सका कि उन दोनों का हेलीकॉप्टर किसी दूसरी समत चला गया था और कोई दूसरा हेलीकॉप्टर जादुई अमल की जद में आकर तबाह हो गया था। वो गुस्से में दोनों हाथ उठाकर गरजने लगा, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मैं उन्हें तबाह करने के लिए 13 दिनों तक एक पैर पर खड़ा रहकर मंत्रों का जाप करता रहा। मेरे काले अमल से उन्हें मरना ही मरना था, फिर वो कैसे बच गए? उसने कांटों के बिस्तर पर देखते हुए कहा, बोल महाज्ञानी, वो कैसे बच गए? वो बोला, ये ज्ञानी उसी वक्त राज की बात बताता है जब तू मेरे जिस्म से कांटा निकालता है। ये कांटे एक एक करके निकलते जा रहे हैं। जब तमाम कांटे निकल जाएंगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। सासान डोगरा ने कहा, तू बहुत चालाक बनता है। मैं तेरे बदन से आखिरी कांटा निकलने नहीं दूंगा। तुझे मेरे जादू से रिहाई नहीं मिलेगी। फिर उसने एक कांटा निकाल कर पूछा, बोल, वो कैसे बच गए? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, बोलना ही होगा। मेरे बदन के कांटे कम हो रहे हैं। सुन ए पापी जादूगर, अली के साथ जो लड़की है वो महाज्ञानी देवता समान बाबा फरीद वास्ती की बेटी है। वो इतनी पाकीज़ा है कि अपने महबूब अली तैमूर के साथ तन्हाई में भी पारसा रहती है। और ये बात तेरे शैतान गुरु ने भी तुझसे कही है कि जो लोग अपनी पैदाइश के दिन से अब तक पाक रहेंगे उन पर काला जादू असर नहीं करेगा। सासान डोगरा ने पूछा, अगर वो दोनों नापाक हो जाएं तो फिर तेरी जीत होगी। वो दोनों फना हो जाएंगे। वो मारा। उसने खुश होकर कहा, मैं उनके अंदर इंसानी ख्वाहिशात और जज्बात का तूफान लाऊंगा, उन्हें नंगा कर दूंगा, उन्हें गुनाहों की दलदल में पहुंचा दूंगा। कहाँ हैं वो कहाँ हैं? वो अपने मखसूस अंदाज में पाँव पटकता हुआ और बुड़बुड़ाता हुआ जाने लगा। मैं अभी मालूम करूंगा कि वो कहाँ हैं। मेरा शैतान गुरु उनका ठिकाना बताएगा। वो चला गया, नज़रों से ओझल हो गया। महाज्ञानी ने अपने भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु, इन नेक बच्चों की रक्षा कर, नेकी को शक्ति दे कि वो बदी को मिटा सके। इतना कहकर महाज्ञानी ने आंखें बंद कर लीं। वो कांटों के बिस्तर पर जहां लेटा हुआ था वो एक पहाड़ का अंदरूनी हिस्सा था। उससे कुछ फासले पर एक बुलंद पहाड़ की चोटी का नाम कोंगर बनोक फेंग है। उसे हिंदू बाशिंदे कैलाश कहते हैं। उस कैलाश की बुलंद चोटी पर विष्णु भगवान विराजमान होते थे। महाज्ञानी को यकीन था कि विष्णु भगवान उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं और वो नेक बच्चों की हिफाजत करेंगे। दुनिया का हर इंसान अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक नेकी की सलामती और बदी की तबाही की दुआएं मांगता है। मजहब सैकड़ों होते हैं मगर दुआ एक होती है, इसलिए अब तक नेकी जिंदा है। सानी और अली हेलीकॉप्टर से उतर गए। वो पार्लिंग जंग बोजियांग दरिया की साहिली आबादी के करीब थे। ये दरिया मगरिब से मशरिक की तरफ बहता हुआ जनूब की तरफ मुड़कर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में दाखिल होता है और दरियाए ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। सानी और अली की मंजिल करीब थी। दरिया के दूसरी तरफ शहर ग्यांग तुसी था। इस शहर के पीछे हिमालय पहाड़ का सिलसिला था। वहां से 29,028 फुट बुलंद माउंट एवरेस्ट की चोटी नजर आती थी। बस्ती के कितने ही लोग हेलीकॉप्टर को देखकर उधर चले आए थे और सानी और अली को सवालिया नजरों से देख रहे थे। हेलीकॉप्टर का इंजन बंद करने के बाद पायलट भी उतर आया था। बस्ती के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, आप हमारे मेहमान हैं, घर चलें, हमारे साथ भोजन करें। ये बातें वो टूटी फूटी हिंदी जुबान में कह रहा था
सानी ने उसकी मकामी भाषा में कहा, हम तुम्हारी जुबान जानते हैं, फिलहाल हम बस्ती में नहीं जाएंगे। वो हैरानी से बोला, आप हमारी भाषा बोल रही हैं, आपने हमारा मान बढ़ा दिया है, आखिर आप लोग बस्ती में क्यों नहीं आना चाहते? अली ने जवाब दिया, हमें ज़रूरी काम है। क्या उस पार जाना है? हाँ, हम ग्यांगतुसी शहर जाएंगे। क्या किसी से मिलना चाहते हैं? हाँ, सुना है सासान डोगरा के बीवी बच्चे उस शहर में रहते हैं। बस्ती वाले सासान डोगरा का नाम सुनकर पीछे हट गए। मुखिया ने कहा, सासान डोगरा की जे, वो तमाम जादूगरों का गुरु घंटाल है, तुम उसके बीवी बच्चों से क्यों मिलना चाहते हो? सुना है वो गुरु घंटाल किसी से नहीं मिलता, हमने सोचा उसके बच्चों ही से मिल लें। क्या तुम हमें उनके घर तक पहुंचाओगे? वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोला, कोई उनके महल के सामने नहीं जाता, वो हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाते हैं तो हम जाते हैं, वरना हम दूर ही रहते हैं। इस शहर में सोने के कलश वाला एक ही महल है, तुम उसे दूर से पहचान लोगे, मेरा साथ जाना ज़रूरी नहीं है। सानी और अली फिर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। दोपहर के 2 बजे वो दरिया के उस पार शहर ग्यांगतुसी पहुंचे। चूंकि वो सासान डोगरा से टक्कर लेने के लिए वहां पहुंचे थे, इसलिए तिब्बत की सरकार उनसे ताउन नहीं कर रही थी। अलबत्ता जमहूरिया चीन का एक नुमाइंदा उनके लिए एक कार लेकर आया था। अली ने कार में बैठते हुए कहा, हमें किसी अच्छे से होटल में छोड़ दें। नुमाइंदे ने कहा, हमारे सिफारत खाने की तरफ से आपकी रहाइश का इंतज़ाम है। सासान डोगरा के बीवी बच्चे बड़े मगरूर हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत से कुछ मरऊब हैं। मैंने अभी लंच पर उन्हें बुलाया है, आपको कोई एतराज़ है? जी नहीं, हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। एक बंगले के सामने कार रुक गई। जमहूरिया चीन के सफ़ीर साहब ने उनका इस्तकबाल किया। अली और सानी से मुसाफहा करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं फरहाद अली तैमूर के बच्चों से हाथ मिला रहा हूँ। सानी ने कहा, अजीम जमहूरिया चीन के सफ़ीर से हाथ मिलाते हुए हम भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अली ने कहा, जो पाकिस्तान का दोस्त है हम उसके दोस्त हैं, हमारी ये मुलाकात यादगार रहेगी। वो बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आए। सफ़ीर साहब ने कहा, मुझे तुम दोनों से मिलकर जितनी खुशी हो रही है उतना ही खौफ आ रहा है। सासान डोगरा बहुत ही जलील जादूगर है, वो आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आया, कमबख्त कभी नज़र भी नहीं आता। मुझे तुम दोनों की बड़ी फिक्र है। आप फिक्र ना करें, हमने बचपन से ये सीखा है कि मौत बरहक है, ये किसी भी लम्हे आ सकती है, फिर क्यों ना इंसानियत के लिए कुछ करते हुए मौत को गले लगाएं। सेक्रेटरी ने आकर कहा, मिसेस डोगरा अपने बच्चों के साथ आई हैं। 1 मिनट के अंदर ही एक मऊमर औरत एक जवान लड़की और एक जवान लड़के के साथ आई। मऊमर औरत ने घूर कर सानी और अली को देखा, फिर पूछा, क्या यही वो कमबख्त हैं जो मरने के लिए अपने मुल्क से इतनी दूर चले आए हैं? सानी ने उठकर कहा, हम वही खुशबख्त हैं जो तुम्हारे लिए कमबख्ती लेकर आए हैं। मिसेस डोगरा ने कहा, लड़की, मैं अभी फूंक मारूंगी तो तू खून थूकने लगेगी। सानी मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो तुम फूंक मारती हो, लेकिन फूंकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। लड़के और लड़की ने उन्हें नागवारी से देखा। वो दोनों अपने बाप की तरह कदावर थे। लड़का पहलवान था। सफ़ीर साहब ने तारुफ कराया, मिस्टर अली, ये खातून अजीम सासान डोगरा की धर्मपत्नी हैं, ये उनकी साहबजादी हैं, इनका नाम टेलिना है और साहबजादे का नाम फोंगफो टेली है। सानी ने टेलिना से और अली ने फोंगफो टेली से मुसाफहा किया। वो जैसे घर से इरादा करके आए थे कि बाप के दुश्मनों को मरूब करके सफ़ीर साहब के घर से भगा देंगे, उन्हें अपने बाप डोगरा तक नहीं पहुंचने देंगे। मुसाफहे के बहाने टेलिना ने सानी का हाथ जकड़ लिया। फोंगफो टेली ने भी अली के साथ यही किया। इतनी कुव्वत से हाथ दबाया कि पत्थर होता तो चूर हो जाता, मगर वो अली का हाथ था। उसे वाटसोरोकी ने फौलाद बनाया था। फोंगफो टेली ज़ेरे लब कोई मंतर पढ़ रहा था, मगर परेशान भी था। ना मंतर काम आ रहा था और ना ही पहलवानी कुव्वत से बात बन रही थी। अली खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था। सानी ने पूछा, मिस टेली, तुम कब तक मेरा हाथ छोड़ दोगी? टेली ने पूछा, क्या तुम हाथ छुड़ा सकती हो? मैं मोहतरम सफ़ीर साहब के घर में तुम्हें तिगनी का नाच नचाना नहीं चाहती। सफ़ीर साहब ने कहा, मिसेस डोगरा, आपने कहा था कि मेरे घर में आपकी तरफ से मेरे मेहमानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। मिसेस डोगरा ने कहा, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? मेरे बच्चे तो इखलाकन हाथ मिला रहे हैं, क्या तुम्हारे मेहमान इतने कमज़ोर हैं कि अपना हाथ भी नहीं छुड़ा सकते? उसी वक्त टेलिना ने चीख मारी, फिर अपने पैर पटक पटक कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिशें करने लगी। दाव उलट गया था। वो तकलीफ से बार बार चीख रही थी।
उसके भाई ने गरज कर कहा, मेरी बहन का हाथ छोड़ दो वरना। अली ने कहा, वरना कुछ नहीं होगा, तुम सानी के करीब नहीं जा सकोगे। फोंगफोटेली अचानक ही तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया। फौलादी शिकंजे में हाथ का गोश्त और हड्डियां जैसे पिस रही थीं। उसने दूसरे हाथ से हमला करना चाहा। अली ने जरा और दबाव डाला तो वो चीख पड़ा। दूसरे हाथ से हमला करना भूल गया। माँ अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गुस्से में मंतर पढ़ने लगी। फिर उसने अली पर थूकना चाहा मगर अपने ही बेटे के मुंह पर थूक दिया। वहां से पलटकर दूसरी बार अपनी बेटी पर थूका। फिर हैरान परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है? मैं अपने ही बच्चों पर क्यों थूक रही हूं? सलमान वास्ती उसके दिमाग में घुसा हुआ था। वो अपने इख्तियार में नहीं थी। उसने सोचा अपने सर का एक बाल तोड़कर आग में जलाए। इस अमल से सासान डोगरा को खबर हो जाती कि उसके बीवी बच्चे मुसीबत में हैं, लेकिन सलमान वास्ती ने ऐसा नहीं करने दिया। सानी और अली ने उनके हाथ छोड़ दिए। वो दोनों पीछे हटकर तकलीफ से रो रहे थे। माँ ने कहा, हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे, तुम्हारा बाप इनसे निमट लेगा, इनकी मौत इन्हें यहाँ लाई है। वो तीनों चले गए। सफ़ीर साहब ने कहा, खस कम जहां पाक, कम वक्त आदाब और तहजीब को बालाए ताक रखकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। आफरीन है तुम दोनों पर। कोई झगड़ा नहीं किया और उन्हें मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो लोग खाने की मेज़ पर आए। सफ़ीर साहब ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई, वो बुढ़िया अपने ही बच्चों के मुंह पर क्यों थूक रही थी? सानी ने जवाब दिया, मेरे वालिद उसके दिमाग में थे। सफ़ीर साहब ने हंसते हुए कहा, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे ख़ानदान में टेलीपैथी जानने वालों की खासी तादाद है। अली ने जवाब दिया, पूरे आधे दर्जन हैं। सानी के वालिद सलमान वास्ती, वालदा सुल्ताना, आंटी लैला और अंकल ब्रायन वुल्फ, फिर पारस की वाइफ जोजो और मेरी वालदा रसवंती हैं, जो आजकल रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रही हैं। तुम्हारी वालदा ने गोशा नशीनी क्यों इख्तियार कर ली? दुश्मनों ने उन्हें दिमागी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनका इलाज हो चुका है। वो ख्याल ख्वानी कर सकती हैं, लेकिन हम सब बाबा साहब के इदारे के कवानीन के पाबंद हैं। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने मेरी मामा को तवील अरसे तक दुनियादारी से दूर रहने का मशवरा दिया है। वो खाने के बाद वहाँ से रवाना हुए। सफ़ीर साहब के सेक्रेटरी ने उन्हें एक रिहाइश गाह में पहुँचा दिया। वो मजबूत लकड़ियों से बना हुआ एक मकान था। उन्होंने मकान को अंदर से अच्छी तरह देखा। मुतमईन होकर अंदर से दरवाजे को बंद किया। फिर अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले गए। इरादा था कि शाम 6 बजे तक नींद पूरी करेंगे, उसके बाद ही तिलिस्म कदे की तरफ जाएंगे। ठीक 6 बजे उनकी आंख खुली। सानी और अली के कमरों के दरमियान एक मुश्तरका बाथरूम था। उन्होंने बारी बारी जाकर गुस्ल किया। फिर लिबास तब्दील करने के बाद कमरे से बाहर जाना चाहते थे, मगर ना जा सके। दोनों कमरों के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। अब वो बाथरूम के दरवाजे खोल कर एक दूसरे से मिल सकते थे। पता चला वो दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अंदर कोई आया नहीं था। किसी ने दरवाज़ों को बंद नहीं किया था। वो खुद बखुद मुकफ्फल हो गए थे और ये सासान डोगरा का जादुई अमल हो सकता था। अली ने आवाज़ दी, सानी मेरी आवाज़ सुन रही हो? उसे सानी की तरफ से जवाब नहीं मिला। सानी ने भी उसे पुकारा था। उसकी आवाज़ भी अली तक नहीं पहुंची। अब गलत फहमी लाजमी थी। अली को अंदेशा हुआ कि सानी को कुछ हो गया है, दुश्मन गालिब आ गए हैं। उधर सानी भी यही सोच रही थी कि अली पर अचानक हमला करके उसकी ज़ुबान बंद कर दी गई है। यह गलत फहमी टेलीपैथी के ज़रिए दूर हो सकती थी, लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में कोई मौजूद नहीं था। सलमान और सुल्ताना को ये मालूम था कि सानी और अली शाम 6 बजे तक सोते रहेंगे। बेदार होने के बाद 7 बजे तक वो रिहाइश गाह से निकलेंगे तो वो उनके दिमागों में पहुंच जाएंगे। अभी 7 नहीं बजे थे, चुनाचे वो नहीं आए थे और उनसे पहले दुश्मन आ गया था। उस मकान की छत और दीवारें मजबूत लकड़ियों की थीं। पिछली दीवारों में जो खिड़कियां थीं वहां से गहरी खाई नजर आती थी। खिड़की से फरार होने वाला सैकड़ों फुट गहराई में गिर सकता था। ताहम अली ने वही रास्ता इख्तियार किया। उसने खिड़की को एक लात मारी। खिड़की की चौखट लर्ज गई। उधर सानी भी दौड़ती हुई आई। फिर उसने खिड़की पर फ्लाइंग किक मारी। उसने 3 बार इसी तरह किक मारी। चौखट अपनी जगह से उखड़ने लगी। अब दोनों हाथों के 2-4 झटकों से खिड़की टूट कर गिर सकती थी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। खुले हुए दरवाजे पर फोंगफोटेली खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए बोला, मेरी जान, खिड़की क्यों तोड़ रही हो? मैं दिल का दरवाज़ा खोल रहा हूँ, मेरी आगोश में आ जाओ। सानी ने पूछा, अली से पंजा लड़ाकर अकल नहीं आई, अब मेरे पास मरने आए हो? अरे तुम पर तो मैं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। ये कहकर वो करीब आने लगा।
सानी उससे कतराते हुए बोली, हमारी पहली कोशिश यही होती है कि दुश्मन को अकल आ जाए और वो दुश्मनी से बाज आ जाए। अकल तुम्हें आनी चाहिए, तुम मेरे बाप से दुश्मनी करने आई हो। मैं अपनी माँ को पापा डोक और सासान डोगरा के जादू से निजात दिलाने आई हूँ। मेरी माँ से मंसूब शैतानी पुतला मेरे हवाले कर दो, मैं उसे तोड़कर चली जाऊंगी। तुम टूट जाओगी मगर मेरे बाप का बनाया हुआ कोई पुतला नहीं टूटेगा। यही गरूर तुम्हारे बाप को हमेशा के लिए तोड़ डालेगा। फोंग फोटेली ने उसे गाफिल समझकर छलांग लगाई, लेकिन वो पैंतरा बदल कर निकल गई। उसने गिरते गिरते संभलने की कोशिश की मगर लात खाकर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। सानी ने पूछा, तुम्हारा बाप इतना बुज़दिल क्यों है? खुद छुपा हुआ है और दूध पीते बच्चों को बार बार मार खाने के लिए हमारे पास भेज रहा है। वो तिलमिलाकर फर्श से उठते हुए बोला, वो आएगा तो तुम्हें धुआं बनाकर उड़ा देगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खराब कर दूंगा। तुम्हारी पारसाई की धज्जियां उड़ा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी पाकीज़गी के बायस उसका जादू बेअसर हो रहा है। वो फिर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर हवा आखिर हवा होती है, ना मुट्ठी में आती है ना बाजुओं में कैद होती है। उसने सोनिया से तरबियत हासिल की थी और पूमी से जिम्नास्टिक के करतब सीखे थे। ऐसे ऐसे करतब दिखाती हुई उसके पास से गुजरती थी कि वो चकरा कर रह जाता था। समझ में नहीं आता था कि किधर से जाए और किधर से पकड़े। उस अय्याश ने पहली बार ऐसी जवानी देखी थी जो हाथ आते आते हवा हो जाती थी। ये मर्द को गुस्सा दिलाने वाली बात थी और वो तरह तरह से गुस्सा दिला रही थी ताकि उसका दुश्मन अकल से पैदल हो जाए। और आखिर वो पैदल हो ही गया। उसने गुस्से से पागल होकर ये नहीं देखा कि वो कहाँ खड़ी हुई है। उसने अचानक ही फजा में छलांग लगाई, फिर जैसे उड़ता हुआ फ्लाइंग किक मारने आया। सानी ने फौरन ही झुकते हुए दोनों हाथों से उसे और आगे उछाल दिया। वो पहलवान पूरे वजन के साथ खिड़की से टकराया, फिर खिड़की को तोड़ता हुआ उस पार चला गया। फलक शिगाफ चीख सुनाई दी। सानी ने झुक कर देखा, वो सैकड़ों फुट गहराई में जा रहा था और उसकी चीखें डूबती जा रही थीं। फिर खामोशी छा गई। वो दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। अली के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे में सासान डोगरा की बेटी टेली टूटी हुई खिड़की से झांक कर देख रही थी। अली कह रहा था, तुम्हारा भाई सानी के कमरे से बाहर पार्सल हो गया है, तुम्हारा क्या इरादा है? वो अली की तरफ बढ़ती हुई बोली, मुझे एक बार आगोश में ले लो, जवानी का नशा उतार दो, फिर मैं चली जाऊंगी। सानी ने कमरे में आकर कहा, जानते हो अली, ये ऐसा क्यों चाहती है? इसकी खोपड़ी खराब हो गई है। नहीं, इसकी बेहयाई के पीछे एक मकसद है। मेरी और तुम्हारी पाकीज़गी के बायस इसके बाप का जादू बेअसर हो रहा है। बाप ने बेटी को तुम्हारे पास और बेटे को मेरे पास भेजा था। ये बात है तो जरा इसे फेंक कर बताओ, तुम खिड़की से बाहर कचरा कैसे फेंकती हो? टेली चीख मारकर पीछे हट गई। इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे जाने दो। अली ने अपना बैग उठाकर कहा, तुम्हारे बाप ने जादू से हमें अलग अलग कमरे में बंद किया था। मैं तुम्हें यहाँ बंद करके जा रहा हूँ। जाना चाहो तो इस टूटी हुई खिड़की से ही रास्ता मिलेगा। इस रास्ते से अपने भाई के पास पहुंच जाओगी। अली सानी के साथ जाने लगा। टेली दौड़ती हुई आई। सानी ने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। उसका मुंह घूम गया। वो घूमकर फर्श पर गिरी। उन्होंने बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। सानी अपने कमरे से अपना बैग उठाकर लाई थी। दोनों उस मकान से बाहर आ गए। वहां उनके लिए कार मौजूद थी। उसी वक्त सलमान ने आकर पूछा, बेटी खैरियत से हो? जी हाँ, डोगरा ने एक ओछा हमला किया था। उस हमले में उसका बेटा जहन्नम में पहुंच गया है। बेटी को हम एक कमरे में बंद करके जा रहे हैं। अली उस कार को चेक कर रहा था, फिर कार से निकलकर बोला, इस गाड़ी की ब्रेकों को नाकारा बना दिया गया है, आओ पैदल चलें। सानी ने उसके साथ चलते हुए कहा, डैडी मेरे पास हैं। अली ने कहा, अंकल, ब्रेक नाकारा होने का मकसद ये था कि हम ड्राइविंग के दौरान हादसे का शिकार हो जाएं या हमें साजिश का इल्म हो जाए तो हम पैदल जाएं, ताकि डोगरा से खौफजदा रहने वाले शहरी हमारे पीछे पड़ जाएं और डोगरा के हुक्म से हमें गार तक ना पहुंचने दें। खौफजदा शहरियों का हजूम हमें जानी नुकसान पहुंचा सकता है। आप हमारे पायलट से कह दें वो यहाँ हेलीकॉप्टर ले आएगा। सलमान ने सुल्ताना से कहा कि वो सानी के पास रहे। फिर पायलट के दिमाग में जाना चाहा, लेकिन उसका दिमाग मौत के अंधेरे में गुम हो गया था। सलमान ने अली के पास आकर कहा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। तुम लोगों पर जादू ना चला तो जादूगर ने पायलट को मार डाला है। ज़रा इंतज़ार करो, शहर में ना जाना, मैं अभी हेलीकॉप्टर लाता हूँ। सलमान सफ़ीर साहब के पास आकर बोला, आपने हमारे साथ बहुत ताउन किया है, एक जहमत और करें, फ़ोन के ज़रिए हमारे पायलट की खैरियत मालूम करें। सफ़ीर साहब ने फ़ोन उठाकर नंबर डायल किया। राबता कायम होने पर कहा, सरकारी एयरपोर्ट पर अभी एक हेलीकॉप्टर आया था, मैं उसके पायलट से बात करना चाहता हूँ।
जवाब मिला, जनाब वो पायलट तो खून की कै करते करते मर गया है, उस पर सासान डोगरा का कहर नाजिल हुआ है। सफ़ीर साहब ने रिसीवर रखकर कहा, वो बहुत ही जलील और कमीना जादूगर है, मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। वो खैरियत से हैं? खुदा का शुक्र है वो खैरियत से रहेंगे, मैं उनके पास जा रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।